क्या देश का न्यायालय विश्वास, भरोसा और सम्मान के लायक है? और क्या देश का न्यायालय इस लायक है कि उसके द्वारा पारित किए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए? नमस्कार, मैं संजय कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूं। आज इसी सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे और मैं तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण करूंगा कि क्या देश का न्यायालय आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात अपने आप को इस लायक बना पाया है कि देश की जनता आंख बंद करके ऐसे न्यायालय में काम कर रहे तथाकथित माननीय न्यायाधीशों पर आंख बंद करके विश्वास भरोसा कर सके। कई बार ऐसी टिप्पणी की गई है माननीय न्यायाधीशों के द्वारा कि कोर्ट के आदेश को सरकारी विभाग या सरकारी पदाधिकारी या अन्य लोग बहुत हल्के में लेते हैं, उसका समय रहते ससमय अनुपालन नहीं करते हैं और न्यायाधीश महोदय इससे बहुत आहत महसूस करते हैं। कई बार वो अपनी पीड़ा का बखान भी न्यायालय में कर देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या देश का न्यायालय विश्वास, भरोसा और सम्मान के लायक है अथवा नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कि चाहे वो किसी भी तरीके का हो, संविधान के द्वारा मान्य नहीं है। जहां इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन इस रिलेटिव में भी फेयरनेस होना चाहिए। जबकि हकीकत में न्यायालय के क्रियाकलापों पे अगर गौर किया जाए, गहराई से एनालिसिस किया जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय में घोर अनियमितता, डिस्क्रिमिनेशन, पिक एंड चूज, फेवरेटिज्म होता है। सिंपल उदाहरण के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे न्यायालय में डिस्क्रिमिनेशन, फेवरेटिज्म, पिक एंड चूज होता है। केस के निष्पादन पर अगर गौर करें तो कुछ केस ऐसे मिलेंगे जो एक दो फाइल करते हुए 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में ही डिस्पोजल हो जाते हैं, उसको निष्पादित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल तक भी पेंडिंग रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह डिपेंड करता है कि किसी केस में पार्टी के तरफ से खड़ा होने वाला वकील कौन है या वो पार्टी कौन है। जैसा कि अभी जानते हैं, रिसेंटली एक तीस्ता सेटलवाद का केस में सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस महोदय फोन पर ही केस को लगा दिए, वो भी छुट्टी के दिन। सवाल यह होता है कि क्या चीफ जस्टिस महोदय बाकी देश की जनता के लिए भी इस तरह से फोन से इंटरटेन करते हैं और क्या वह फोन पे आदेश देकर केस को लगवाते हैं और वो भी छुट्टी के दिन में? यदि नहीं करते हैं तो क्या यह डिस्क्रिमिनेशन बाकी दूसरे लोगों के साथ हुआ या नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केस को लिस्टिंग कराने के लिए या कोर्ट में सुनवाई करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनका नंबर ही नहीं आता है। साल भर, 2-2 साल, 5-5 साल केस लिस्ट नहीं होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और किसी का छुट्टी के दिन में भी रातों रात हो जाता है। और खास करके ये गौर करने वाली बात तब ज्यादा जरूरी हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई अर्जेंसी है तो ये अर्जेंसी का क्राइटेरिया क्या है ये क्यों नहीं बताते। कौन सा केस अर्जेंट है, कौन सा रूटीन है, यह अर्जेंसी का क्राइटेरिया क्या है ये क्यों नहीं डिस्क्लोज किया जाता है। ये हिडन रहता है। तो जहां हिडन रहता है, डिस्क्रिशनरी पावर एक्सेसिव जहां होता है, वहां मिसयूज होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो इस केस में भी और इस तरह के अन्य केस में भी हाई कोर्ट के द्वारा भी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यह पिक एंड चूज किया जाता है, चेहरा देख के काम किया जाता है और वो अपनी नीति स्पष्ट नहीं करते हैं कि केस का टर्न फार्मूला क्या है, कोर्ट में केस की लिस्टिंग कैसे होगी, जिससे
जब न्यायालय में घोर अंधकार रहेगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को न्यायाधीशों पर शक और संदेह होगा। जहां फेयरनेस होता है वहां ट्रांसपेरेंसी भी होती है, और जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है इसका मतलब है कि वहां फेयरनेस नहीं है। जब फेयरनेस है तो स्वतः वो दिखेगा, जब फेयरनेस है ही नहीं तो क्या दिखेगा। इसीलिए अधिक से अधिक मामलों में न्यायालय के अंदर क्या हो रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में क्या डिस्कशन हुआ या हाई कोर्ट कॉलेजियम में क्या डिस्कशन हुआ, ये देश की जनता को नहीं बताया जाएगा। ये राज की बात है। तो राज में रहते हुए क्या गुल खिलाया जा रहा है या क्या साजिश किया जा रहा है, ये बहुत कम लोग जान पाते हैं। दूसरी बात, कोर्ट में फेवरेटिज्म, डिस्क्रिमिनेशन करने का एक दूसरा प्रमाण इस तरह से है कि कोर्ट में, खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, केस के लिस्टिंग में अगला डेट कब पड़ेगा, कुछ केस में स्पेसिफिक नेक्स्ट डेट दिया जाता है और कुछ केस को अंधकार में धकेल दिया जाता है। जैसे लिस्ट आफ्टर 4 मंथ्स, लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स, लिस्ट आफ्टर समर वेकेशन, लिस्ट आफ्टर फेस्टिवल वेकेशन, और उसके बाद आफ्टर के बाद फिर कब केस लगेगा नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। जज साहब जब इतना लिखते हैं कि लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स, तो क्यों नहीं लिखते हैं कि लिस्ट बिफोर 6 वीक्स और लिस्ट इन द 5th वीक, और व्हाई दे डोंट गिव द स्पेसिफिक डेट इन ऑल द केसेस, व्हाई दे गिव a specific next date of hearing only in some cases। तो एक यहां पे दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम, जब कोई भी याचिका फाइल की जाती है तो कोर्ट में कभी भी नहीं बताया जाता है कि इस केस का निष्पादन कितने दिन में होगा। बिल्कुल टारगेटलेस है, एमलेस है। जनता को, पार्टी को वो अंधकार में रखते हैं, गुमराह में रखते हैं। और जब अंधकार और गुमराह में लोग रहते हैं तो शक संदेह पैदा होता ही है, और शक संदेह ऐसे नहीं, कई बार वो साबित भी हो जाता है। कितने जज ऐसे हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, साबित भी हुआ। कुछ लोगों पे तो महाभियोग की कार्रवाई शुरू भी की गई, कार्रवाई बीच में ही रही, तब तक वो अपना इस्तीफा दे दिए। कुछ लोगों को ऐसे ही लोअर कोर्ट के जजों को अनियमितता, भ्रष्टाचार के आरोप में जबरन सेवानिवृत्त किया गया है, पद से हटाया गया है। लेकिन खास करके मैं झारखंड से हूं, मैं झारखंड की भी बात करूंगा, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं झारखंड हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, और मोर एंड लेस ये स्थिति ऑलमोस्ट बाकी दूसरे राज्यों में भी यही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिछला 22 साल में, जब से झारखंड बना है, पिछला 22 साल में करीब 10 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा से जबरन सेवानिवृत्त किया गया है या बर्खास्त किया गया है। लेकिन इसी 22 साल में झारखंड हाई कोर्ट के एक भी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि क्या अनियमितता और भ्रष्टाचार केवल लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, हाई कोर्ट में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ऐसा सोचना भी असंभव के बराबर है। अब लोअर कोर्ट में है इरेगुलरिटी, अनियमितता, भ्रष्टाचार होता है, यह साबित हो चुका है। कंप्लेंट करने वालों की संख्या कम है, क्योंकि जो कंप्लेंट करते हैं उसको और अदालत की अवमानना का आतंक उन पर चलाया जाता है। और हाई कोर्ट में जब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब है कि या तो वहां सारे 100% ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं, या 100% बेईमान हैं, पक्षपात करने वाले हैं। ये दोनों संभव नहीं है, दोनों एक्सट्रीम नहीं है। ना ही 100% ईमानदार हैं और ना ही 100% बेईमान हैं। तो कितने लोग ईमानदार हैं, कितने लोग बेईमान हैं? सुप्रीम कोर्ट के ही एक पूर्व जज श्री मार्केंडू काटजू, और उसी तरह से उनकी भावना से ही मिलता जुलता पूर्व के कानून मंत्री ने भी यह पब्लिक स्टेटमेंट में बताया है कि मोर देन 50 to 60% जजेज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर करप्ट। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब मिस्टर भूषण और उनके स्वर्गीय पिताजी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मोर देन हाफ ऑफ द एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव बीन करप्ट।
and they have said this with the bona fide evidence also, and they dared the court to initiate criminal contempt against them. What happened to that? तो झारखंड में 10 से ज्यादा जजों को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को नौकरी से निकाला गया है इसी अनियमितता भ्रष्टाचार के आरोप में, और हाई कोर्ट में एक भी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या यह डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? यह डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं? यह भेदभाव है या नहीं? क्या यह नहीं है कि बड़ा मछली छोटा मछली को खा गया? हाई कोर्ट के जज ने लोअर कोर्ट के जज को खा गया, क्योंकि लोअर कोर्ट के जज उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना हाई कोर्ट के जज हैं। और हाई कोर्ट के जज में से भी जब मेजोरिटी 50 से 60% से ज्यादा बेईमान लोग हैं, करप्ट हैं, वो निष्पक्ष नहीं हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? लोअर कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो हाई कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में आंख बंद किए हुए रहते हैं। जब जज की नियुक्ति करना होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये तो मेरा सुप्रीम पावर है, कॉलेजियम इज द बेस्ट। लेकिन उसी कॉलेजियम के द्वारा जब आप बेस्ट पर्सन को सर्च कर सकते हैं जज बनने के लिए, तो उसी कॉलेजियम का इस्तेमाल करते हुए आप वर्स्ट जज को क्यों नहीं सर्च कर पाते हैं? और क्यों नहीं उनकी अनुशंसा सरकार को करते हैं? जैसे आप अनुशंसा करते हैं नियुक्ति के लिए, वैसे ही अनुशंसा क्यों नहीं करते हैं सरकार से, भारत सरकार से, कि फलाने जज को ये पद के लायक नहीं है, इसको हटाया जाए, महाभियोग चलाया जाए? आप स्वयं नहीं कर सकते महाभियोग, कम से कम अनुशंसा तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आंख बंद कर लेते हैं क्योंकि आपके भाई बंधु हैं। आपकी बिरादरी के लोग हैं, आपको हिम्मत नहीं है अपने बिरादरी के लोगों पे तलवार चलाना, क्योंकि आपको भी जीना है। जो एक आवाज उठाएगा उसी को क्रश कर दिया जाएगा। कई एग्जाम्पल ऐसे हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ने वहां के बाकी 3-4 जजों को उन्होंने पाया कि ये लोग अंकल जज सिंड्रोम के तहत एक दूसरे को फेवर करते हैं। उनके परिवार में कोई रिश्तेदार अगर वकील रहते हैं तो उनको उनके फेवर में जजमेंट दिया जाता है, जिससे उनकी कमाई कई गुना बढ़ गई और मालामाल हो गए। जब चीफ जस्टिस साहब को यह बात पता चला तो उन्होंने हायर लेवल पे उस मैटर को उठाया, रेज किया, लेकिन इस मैटर पे जो रियल में गिल्टी थे उनको ट्रांसफर करने के बजाय उनको छोड़ दिया गया और चीफ जस्टिस को ही ट्रांसफर कर दिया वहां से। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां बेईमानी किया। उसी तरह से पटना हाई कोर्ट में रिसेंटली एक जज साहब ने निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक किस तरह से नेक्सस चलता है, कोर्ट में भी चलता है, किस तरह से चापलूसी चलती है, इसका उजागर उन्होंने किया एक जजमेंट के माध्यम से। तो क्या हुआ परिणाम? आनन फानन में तुरंत 11 जजों का एक नया बेंच बनाया गया और एक जज के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था तुरंत उसको रद्द कर दिया गया। और यहां तक कि जो एक जज ने ये इतना तक आदेश दिया था कि जो आदेश दे रहे हैं इसकी कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय भी भेजा जाए, लेकिन जो 11 जजों के बेंच ने तुरंत उस पर जो डिसीजन किया उसमें यह भी आदेश दिया कि कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय भी नहीं भेजा जाए। तो क्या हुआ? 11 जज ने एक जज के खिलाफ मेजोरिटी होने के कारण से एक जज का फैसला रद्द हो गया, 11 जज का फैसला सही माना गया, वो वैलिड हो गया और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आंख बंद कर लिया। मीडिया में सबको पता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है? सब पता है, लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई किए? क्यों नहीं इस पे सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिए? क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लिए? क्यों नहीं पीआईएल किए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बेईमानी से परे नहीं है। कुछ साल पहले एक हाई कोर्ट के जज साहब मिस्टर CS कर्णन ने भी न्यायालय में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा। उस पर क्या हुआ? जो आवाज उठाई गई, जो मुद्दा उठाया गया, उस पर सीबीआई जांच करने के अलावे, उस पर पीआईएल चलाने के बजाय, उस पर संज्ञान लेने के बजाय जज के खिलाफ ही कंटेम्प्ट का केस चलाया गया। लेकिन वो CS कर्णन साहब को जितना दबाया गया उतने मजबूती से उन्होंने सामना किया और सबको आईना दिखा दिया। वो झुके नहीं, वो खड़े रहे और आज देश के हीरो बन गए। कितने जज हाई कोर्ट में आते हैं और चले जाते हैं, कोई बहुत लोग जान भी नहीं पाता है, लेकिन एक जस्टिस CS कर्णन साहब है जिसको देश की करीब करीब जो साधारण ज्ञान रखने वाले, जनरल नॉलेज रखने वाले हैं, वो जानते हैं कि एक हाई कोर्ट के जज थे
मिस्टर CS कर्णन, जिनको इतनी हिम्मत थी, इतनी क्षमता थी सत्य बोलने की और उस पर स्टैंड करने की। झारखंड हाईकोर्ट में भी डिस्क्रिमिनेशन बेलगाम है, फेवरेटिज्म डिस्क्रिमिनेशन बेलगाम है। यहां पर भी अंकल जज सिंड्रोम चलता है। कुछ वकील ऐसे हैं जो पुराने जज के बेटा बेटी हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी कमाई अपरंपार है। क्यों? क्योंकि जज उनके लिए फेवरेबल फैसला सुनाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर दूसरा आदमी कोई जज उस किसी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तुरंत उनके खिलाफ कंटेम्प्ट होगा। अगर कुछ उल्टा पुल्टा थोड़ा बहुत भी लिखे, क्रिटिसिज्म लिखे, तो तुरंत उनके खिलाफ कंटेम्प्ट होगा। लेकिन वो लोग अगर एक बार नहीं दो बार जानबूझ के अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी को कहते हैं अंकल जज सिंड्रोम। और उनके द्वारा जो भी केस लाया जाएगा उसमें फेवरेबल फैसला मिलेगा। बाकी जनता को पता है कि फलाने वकील के पास जाएंगे तो फेवरेबल फैसला मिल जाएगा, इसीलिए मार्केट में उनका डिमांड ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा कमाई होता है। और ज़्यादा कमाई होता है तो डाइकोटोमी के तहत हो सकता है, ये पूरी संभावना है कि जज को भी माल पानी पहुंचाते हैं, तभी तो उनकी बात सुनते हैं। ये 60 गांठ है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि इसमें चीफ जस्टिस का रोल क्या है। हर एक हाईकोर्ट में जज तो कई होते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस तो एक ही होते हैं। और चीफ जस्टिस एक हैं, उनका मुख्य काम प्रशासनिक है। जुडिशियल वर्क तो पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत साल जज के रूप में नौकरी कर चुके हैं, सीनियरिटी हो गया, तब वो चीफ जस्टिस बने। लेकिन जब वो सीनियरिटी के कारण से चीफ जस्टिस बन गए, उसके बाद भी उनका मेजर टाइम जो है वो जुडिशियल वर्क में ही लगाते रहते हैं, जिसके कारण से क्या है कि जो मेन काम उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो पीछे छूट जाता है। अब उससे क्या नतीजा होता है? अंधेर नगरी चौपट राजा, इसको उल्टा तरीके से कहें कि चौपट राजा अंधेर नगरी। जब राजा चौपट होगा तो नगरी में अंधेर होगा ही। जब चीफ जस्टिस को अपना जुडिशियल फंक्शन में, काम में और पर्सनल काम में बिजी रहेंगे, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए, दूसरे को देखने के लिए, दूसरे को सुपरवाइज करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए उनको टाइम कहां मिलेगा? उनको तो वही दिखाई पड़ता है जो वकीलों के द्वारा उनका एक झुंड है जो दिखाया जाता है, और जो उनको वही सुनाई पड़ता है जो सुनाया जाता है। वो सच्चाई से बहुत परे रहते हैं, और ये इस तरह से वो न्याय के रास्ते में बाधा बनते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में भी घोर अनियमितता है, और ये अनियमितता केस के लिस्टिंग में है। फैसला में अनियमितता जज के द्वारा होती है, केस के लिस्टिंग में अनियमितता रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा होती है। वहां पिक एंड चूज है, फेवरेटिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है। जो मालपानी पहुंचाएगा उसका केस उसके अनुसार से लगेगा। कोई जल्दी लगवाना चाहते हैं तो जल्दी लगेगा, कोई देर लगवाना चाहते हैं देर लगेगा। झारखंड हाईकोर्ट का कुछ मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट नंबर 3 वर्ष 2021, क्रिमिनल कंटेम्प्ट नंबर 3 ऑफ 2021। ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक झारखंड हाईकोर्ट के ही एक सीनियर वकील के अगेंस्ट में उनके खिलाफ ही लगा है। कोर्ट ने ही लगाया स्वतः संज्ञान से। हो सकता है कोर्ट में आर्ग्यूमेंट के दौरान कुछ वो बोल दिए होंगे, जज साहब को नाराज हो गए होंगे, गुस्सा चढ़ गया, तुरंत क्रिमिनल कंटेम्प्ट। उनका तो एकदम रेडीमेड हथियार है कंटेम्प्ट। कुछ होगा कंटेम्प्ट, कुछ होगा कंटेम्प्ट, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट स्टार्ट हो गया। ये 2021 की बात है। 3-4 डेट हुआ, नोटिस हुआ, दोनों पार्टी ने अपना वकालतनामा जमा कर दिया कोर्ट में। अब 2021 से लेकर 2023 अभी सितंबर है, आज तक उस केस का डिस्पोजल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि केस की लिस्टिंग में आ ही नहीं रहा है। अब वकील साहब चूंकि कोर्ट में ही रहते हैं, जब मन करता होगा रजिस्ट्री ऑफिस में जाके बोल दिए कि केस में लगाना ही मत, लिस्ट में लगाना नहीं तो नहीं लगाएगा। अब चूंकि स्वतः संज्ञान का मामला है तो उसको पैरवी करने वाला कोई नहीं है। तो चाहते हैं कि केस लिंगर होते रहे जितना दिन होना है। अब ऐसी परिस्थिति में कोर्ट का जो फंक्शनिंग है, वर्किंग स्टाइल है, वो समझ में आता है कि कैसे लोग काम करते हैं। 3-4 डेट दे दिए, उसके बाद पिछला 1 साल से लास्ट इनका लिस्ट लगा था 2022 में। 8 सितंबर 2022 को उसमें लास्ट ऑर्डर था, ऑन अकाउंट ऑफ पर्सनल डिफिकल्टी ऑफ लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द नोटिसेस द रिक्वेस्ट हैज बीन मेड टू लिस्ट द केस आफ्टर दशहरा वेकेशन। अकॉर्डिंगली लेट द मैटर बी लिस्टेड आफ्टर दशहरा वेकेशन। ये ऑर्डर है 8 सितंबर 2022 का। देखिए मैं थोड़ा देर रखता हूं। 8 सितंबर 2022 का ऑर्डर है। अभी
आज 11 सितंबर 2023 है। क्या सितंबर 2022 का दशहरा नहीं आया अभी तक? जब दशहरा आ गया, दशहरा के बाद फिर केस क्यों नहीं लगा? दूसरा दशहरा आने वाला है। एक एग्जाम्पल ये है, इसके पहले में कुछ डेट दिए कि 5 जनवरी का पहला डेट था। इसके पहले था ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द नोटिसेस द मैटर इज एडजर्न्ड एंड पोस्टेड ऑन 8/9/2022। इसके पहले वाला डेट में एक वकील साहब ने एडजर्नमेंट मांगा, इसलिए केस को एडजर्न कर दिया गया और 8 तारीख का डेट दिया गया। उसके पहले डेट था 14 दिसंबर 2021 का। उसमें दोनों पार्टी का जो फॉर्मेलिटी रहता है वो सब हुआ, नोटिस वगैरह देने का। लेकिन मेन जब सुनवाई का टाइम आया, दोनों पार्टी को नोटिस हो गया, दोनों क्लियर हो गए, दोनों का लफनामा फाइल कर दिए। उसके बाद जब 8 सितंबर 2022 को केस सुनवाई होना था, जब ये पूरा पक चुका था, मैच्योर केस था सुनवाई का डिस्पोज करने के लिए, तब तक एक एडजर्नमेंट मांगा गया इस कहते हुए लिस्ट काइंडली गिव द डेट आफ्टर दशहरा वेकेशन। उन्होंने दे दिया वेग ऑर्डर कि अकॉर्डिंगली लेट द मैटर बी लिस्टेड आफ्टर दशहरा वेकेशन। अब आफ्टर दशहरा वेकेशन 10 साल के बाद भी दशहरा आएगा, तो कब लगेगा केस ये पता नहीं है। ये रियल सिचुएशन है जो मैं रियल आपको केस स्टडी से बता रहा हूं। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है एक मिस्टर दिलीप कुमार डांगी, एक्स आर्मी है, वो लॉ स्टूडेंट भी है। हो सकता है आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू किया हो, और उन्होंने बहुत अच्छी एक ड्राफ्टिंग किया है, एक PIL फाइल किया था वर्ष 2020 में। उनका प्रेयर था कि झारखंड हाईकोर्ट के सभी कोर्ट रूम का लाइव स्ट्रीमिंग अर्थात लाइव टेलीकास्टिंग किया जाए, ताकि देश की जनता यह जान सके, देख सके कि न्यायालय के अंदर क्या होता है, और खास करके जो पार्टी जिनका केस रहता है वो देख सके कि उनके केस में उनके द्वारा जो नियुक्त वकील हैं वो कोर्ट में क्या कर रहे हैं, वो काम करते हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे केस में क्या हुआ वो घर बैठे देख सकते हैं। हर एक बार में जो दूर दराज से रहते हैं, रांची आना हर एक बार संभव नहीं होता है। अरे आ भी जाए, उस दिन केस की लिस्टिंग होगी, सुनवाई होगी, पता नहीं, अचानक से केस किस दिन कोर्ट में छुट्टी हो जाएगा, कॉन्डोलेंस हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा, पता नहीं रहता है। तो वकील साहब को तो ऐसे भी कोर्ट में रहना है, कोई दिक्कत नहीं, उनको पैसा पार्टी से मिल रहा है, लेकिन जनता को परेशानी इसमें हो जाती है, इसलिए वो आ नहीं पाते हैं। अब इन्होंने मान लीजिए इस सज्जन ने PIL फाइल किया 2020 में, उसके बाद एक हाफ पेज का जजमेंट हो गया 16 मार्च 2023 को। 2020 का केस 16 मार्च 2023 को ऑर्डर हो गया। इस ऑर्डर में हाफ पेज का देखिए, इतना ही बड़ा ऑर्डर है, बिल्कुल इतना ही बड़ा ऑर्डर है, ये फाइनल यही ऑर्डर है, बस ये जजमेंट है। 15 पन्ने का पिटीशन था, 1 पैराग्राफ का जजमेंट। जजमेंट में क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूं। ये केस था ऑनरेबल द चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल जस्टिस आनंद सेन। ऑर्डर डेटेड 16 मार्च 2023। बाय फाइलिंग दिस रीट द पिटिशनर हैज प्रेड फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट स्टेप for live streaming of the court proceeding of this court. We are already taking care of the same in the administrative side, and appropriate rules have been framed after consultation with the stakeholders. In that view of the matter, this writ petition PIL is disposed of. अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति ने 15 पेज का पिटीशन इतना मेहनत करके लगाया, उसमें 1 पैराग्राफ का ऑर्डर जजमेंट देके केस को डिस्पोज कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, वी आर ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ द सेम इन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड एंड एप्रोप्रिएट रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स। जी ये ऑर्डर मार्च 2023 का है, कह रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी ध्यान दे रहे हैं और इस पे ऑलरेडी रूल्स फ्रेम हो गया। तो रूल फ्रेम हो गया तो मार्च 2023 से अभी सितंबर चल रहा है, क्यों नहीं सभी कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है? ये सवाल मेरा झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर संजय कुमार मिश्रा साहब से है। झारखंड हाईकोर्ट अन्याय और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह की धरती है। आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय, आप झारखंड में आए हैं, आपका स्वागत है। आप जब तक आप निष्पक्ष ईमानदारी से काम करते हैं, झारखंड की जनता आपको सराखों पर बैठा कर रखेगी। लेकिन अगर आप अन्याय अत्याचार करेंगे, अन्याय अत्याचार केवल करना नहीं, अगर अन्याय अत्याचार न्यायालय में हो रहा है उसको अगर आप रोक नहीं पाए, वो भी आपकी प्रशासनिक अक्षमता होगी।
और ऐसी परिस्थिति में यह इसमें देर नहीं लगेगा कि झारखंड की जनता आपको कहे कि थैंक यू, प्लीज लीव अस इन द हैंड्स ऑफ गॉड एंड यू गो। आप आपको इस सवाल पे जवाब देना पड़ेगा चीफ जस्टिस साहब कि मार्च के ऑर्डर में जब आप खुद अपने आदेश का, ये आदेश का कंप्लायंस किसको करना है? किसी जनता को नहीं करना है, किसी सरकारी पदाधिकारी को नहीं करना है, इसका कंप्लाय आपको खुद करना था। अपने ही आदेश का कंप्लायंस आप 6 महीना में नहीं कर पाए, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि दूसरे सरकारी पदाधिकारी या दूसरे लोग आपके न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे और आपके सम्मान करेंगे? और क्यों करेंगे? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और बेहतर होगा कि आप पब्लिक स्टेटमेंट दीजिए। दूसरी बात, चीफ जस्टिस साहब से मेरा कहना है, अनुरोध पूर्वक कहना है कि जिस तरह से कुछ राज्यों में या अन्य राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक राजदरबार लगाया जाता है और उसमें जनता से सीधा संवाद किया जाता है और उनसे शिकायत लिया जाता है ताकि मुख्यमंत्री साहब खुद अपनी मशीनरी, अपना सिस्टम को बेहतर कर सके। ये तो प्रॉपर चैनल है कि किसी को प्रॉब्लम है तो जाके थाना में कंप्लेंट करो, कोर्ट में कंप्लेंट करो, लेकिन वो प्रक्रिया में ही उलझा रह जाता है। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ राजनेता ऐसे हैं जो सही में नेता हैं, जो जनता के दुख दर्द को समझते हैं, वो राज दरबार लगाते हैं और सीधा जनता को कहते हैं कि सीधा मेरे पास आओ, जो शिकायत है सीधा मेरे पास आओ, बीच में कोई वाया मीडिया चैनल नहीं रहेगा। और लोग जाते हैं तो अपनी शिकायत सीधा रखते हैं, तो उससे 2 फायदा होता है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब को या माननीय मंत्री जी को सीधा जनता से जोड़ने का मौका मिलता है, उनके दिल दिमाग में जगह बनाने का मौका मिलता है और उनके दुख दर्द को समझने का मौका मिलता है, ताकि अपनी नीति, प्रवृत्ति और संस्कृति को सुधारें, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसमें सुधार कर सकें। ये राज दरबार लगाने से फायदा ये होता है। अब आपका जुडिशरी, आप कहते हैं कि हम ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, तो कोई माननीय मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जनता दरबार में या इवन आरटीआई में भी जुडिशरी के मैटर को एग्जेम्प्ट कर दिए कि जुडिशरी वाले मामले को हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। वो आप लोगों के भरोसे छोड़ दिए हैं। अब आप लोग के भरोसे छोड़ तो दिए हैं, लेकिन आप लोग भी नहीं कर रहे हैं। आपको चीफ जस्टिस होने के नाते सप्ताह में 1 दिन आपको राज दरबार लगाना चाहिए और आपको सीधा जनता से संवाद सुनना चाहिए कि किस जनता को किस कोर्ट से क्या शिकायत है। आप शिकायत तो पहले आने दीजिए। 1 दिन में कम से कम आपके पास 100 शिकायत आएगा, तो आप उसके एनालिसिस कीजिए कि कितना जेन्युइन है, कितना नहीं है। जो जेन्युइन है उस पर आप कार्रवाई कीजिए, जो जेन्युइन नहीं लगता है उसको आप जवाब दे दीजिए। जनता के दिल दिमाग में अपने प्रति विश्वास बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और वो सही तरीके से करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी है ये वकीलों के घेरा से बाहर निकलना। जब तक आप वकीलों के घेरे में रहेंगे, आप सत्य से बहुत परे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने कहा है कि जजेस डू नॉट हैव टू वर्क लाइक ए मेयर टेप रिकॉर्डर, they have to act proactively and search for the truth to reach to the logical conclusion. अगर जो वकील बताएंगे वही अगर उसी से न्याय हो जाएगा तो उसके लिए 10th क्लास पास आदमी ही काफी है जजमेंट करने के लिए और न्यायाधीश बनने के लिए। इतने विद्वान जज की होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर विद्वान है तो आपको अपने विद्वता और अपनी ज्ञान का परिचय आपको देना पड़ेगा। और ये सारे किसने क्या दलील दिया, किसने क्या तथ्य दिया, क्या दिया, आपका खुद का क्या दिमाग है। और आप सही दिमाग और सही न्याय आप तभी कर सकेंगे जब आप निष्पक्ष होंगे और ईमानदार होंगे। अगर आप पक्षपात करने वाले हैं, अगर आप बेईमान हैं, तो आपसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। रिसेंटली चेन्नई हाई कोर्ट के एक जज साहब ने कहा है कि दोज हु आर अनेबल टू बियर द क्रिटिसिज्म दे आर अनफिट टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस। मैं न्यायाधीशों के खिलाफ या न्यायाधीशों के विरुद्ध मैं टिप्पणी करता हूं, क्रिटिसिज्म करता हूं। मेरी मंशा उनको अपमानित करने की नहीं है, बल्कि मेरी मंशा उनको सिर्फ एक प्लेन मिरर दिखाने की है। अगर आप खूबसूरत हैं तो आप देख के खुश हो जाइए, अगर आप बदसूरत हैं तो अपनी बदसूरती को सुधारिए। एक जनता होने के नाते संविधान के प्रावधान 51A के तहत ये मेरा
संवैधानिक मौलिक कर्तव्य है कि मैं आपको आईना दिखाऊं। मैं साइंटिफिक टेम्पर, मोरल्स, रिफॉर्म, इंक्वायरी का इस्तेमाल करूं और आपको सुधारने में मैं अपना संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन कर पाऊं। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आईना दिखाऊं और मैं दिखाऊंगा। आपको मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट करना है, जितना करना है कर लीजिए। मैं कंटेम्प्ट का सामना करने के लिए तैयार हूं, और मैं सामना ही नहीं करूंगा, मैं आपको सामना भी कराऊंगा। जब कोर्ट में मामला आएगा कंटेम्प्ट का, तो मैं आपका सामना करूंगा और आप मेरा सामना करेंगे। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। अगर आपके तरफ से मेरे लिए चुनौती है, तो मेरे तरफ से भी आपके लिए चुनौती है। जब ऐसे भी रणभूमि में जब आ जाता है, तो फिर आदमी फल की प्रतीक्षा नहीं करता है। जो होगा देखा जाएगा, सामना होगा। आप या तो खुद सुधर जाइए, या तो हमको सुधारने दीजिए और हम सुधारेंगे। कोई नहीं करेगा वो काम हम करेंगे, जो दूसरा कोई नहीं करेगा वही काम हम करते हैं। लेकिन मेरा साध्य जनहित है। आप लोग जनहित के नाम पे जनता को बेवकूफ बनाते हैं, सरकारी पदाधिकारियों को प्रताड़ित करते हैं और सरकारी समय का दुरुपयोग करते हैं और अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं। मेरा कोई मंशा नहीं है। मेरे पास स्वतः संज्ञान लेके पीआर चलाने का शक्ति नहीं है, लेकिन आपको आईना दिखाने की शक्ति है। ये मेरा कर्तव्य है और मेरी शक्ति भी है, और मैं दिखाऊंगा। परिणाम चाहे जो भी होगा, मैं परिणाम की परवाह नहीं करता हूं। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य करता हूं, अपना कर्म करूंगा, फल की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। इसलिए आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे, गौर करेंगे और उस पर अमल करेंगे। थैंक यू।